What is climate change? What is the importance of climate finance for climate change mitigation and adaptation? In this article, we will discuss about why are developing countries more vulnerable to climate change? How does the United Nations Framework Convention on Climate Change define climate finance? Why have the figures mentioned in the OECD report been called into question? Does India need climate financing? So let's discuss all the issues in detail. Why in news? The 29th Conference of the Parties (COP29) of the UNFCCC to be held in Baku, Azerbaijan from November 11 to 22। COP29 नवंबर 11 से स्टार्ट होगा और 22 तक कंटिन्यू रहेगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होगा, ये अजरबैजान के अंदर होगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ फाइनेंस कॉप एज की क्लाइमेट फाइनेंस इशूज विल बी एट द टॉप ऑफ इट्स एजेंडा। इस समिट को फाइनेंस कॉप के रूप में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज इस समिट का जो टॉप एजेंडा रहेगा वो क्लाइमेट फाइनेंस इशूज इसके एजेंडे में प्रायोरिटी पर रहेंगे। इसलिए इस COP29 को फाइनेंस कॉप के तौर पर भी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस? क्लाइमेट फाइनेंस क्या है? द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC define climate finance as local, national, or transnational financing drawn from public, private, and alternative resources that seek to support mitigation and adaptation actions addressing climate change। UNFCCC के अंडर क्लाइमेट फाइनेंस को डिफाइन किया गया है किसी भी पब्लिक, प्राइवेट या अल्टरनेटिव सोर्स के थ्रू जब लोकल, नेशनल या ट्रांसनेशनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इसको मिटिगेट करने के लिए जो फाइनेंसिंग की जाती है, इसको हम क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। दिस स्पेसिफाई टू आस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस के टू आस्पेक्ट इसके इस डेफिनेशन के अंदर मेंशन किए गए हैं। नंबर वन, सोर्सेज, नंबर टू, एंड यूज। इस डेफिनेशन के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि क्लाइमेट फाइनेंस के सोर्स क्या क्या होंगे। पब्लिक और प्राइवेट हो सकता है, डोमेस्टिकली और अक्रॉस बॉर्डर के थ्रू भी फाइनेंस किया जा सकता है। नंबर टू, एंड यूज। इस फाइनेंस के क्या होंगे? इट मीन्स इस फाइनेंस का यूज किस लिए किया जाएगा? क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए इस फाइनेंस का यूज किया जाता है। हु नीड्स क्लाइमेट फाइनेंस एंड वाई? क्लाइमेट फाइनेंस की नीड किसको है और क्यों है? डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज को सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। According to the International Energy Agency (IEA), 675 million people in the developing world did not have access to electric power in 2021। Developing countries need to universalize access and increase electricity consumption। IEA की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट 675 मिलियन, इट मीन्स अबाउट 67 करोड़ के आसपास पीपल हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन तक अभी इलेक्ट्रिक पावर नहीं पहुंच पाया है। और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इलेक्ट्रिक कंजप्शन को इंक्रीज किया जाए और उसके लिए वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस करना एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो हैव स्मॉलर डोमेस्टिक फाइनेंस सिस्टम रिलेटेड टू देयर जीडीपी एंड फेस हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डेवलपिंग कंट्रीज के पास जीडीपी के कंपेयर में स्मॉलर डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम होता है और यहाँ पर हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनको फेस करना होता है अगर ये क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए अपने कंट्री के अंदर कोई पॉलिसी या प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, तो उसका जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हायर होता है। फॉर इंस्टेंस, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर सोलर photovoltaic and storage technologies is about twice as high in developing economies than in developed ones, according to IEA। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अगर सोलर, फोटोवोल्टेइक एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज इस्टेब्लिश की जाती हैं, तो इन कंट्रीज के अंदर जो कॉस्ट है वो डेवलप्ड कंट्री के कंपेयर में ट्वाइस है, इट मीन्स 2 टाइम्स ज़्यादा
कॉस्ट यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को फेस करना होता है। देयरफॉर इफ डेवलपिंग कंट्रीज आर टू बैलेंस डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन, एक्सटर्नल फाइनेंस शुड बी मेड अवेलेबल। डेवलपिंग कंट्रीज को अगर डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन के बीच में बैलेंस करना है तो इसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सटर्नल फाइनेंस की जरूरत होगी। हाउ मच फाइनेंस डज इंडिया नीड टू अचीव क्लाइमेट टारगेट? इंडिया के भी कुछ क्लाइमेट टारगेट हैं, कुछ शॉर्ट टर्म क्लाइमेट टारगेट हैं, कुछ लॉन्ग टर्म हैं। इन टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को कितना फाइनेंस की नीड होगी? इंडिया हैज बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट टारगेट। इंडिया के भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्लाइमेट टारगेट है। शॉर्ट टर्म टारगेट, बाय 2030 इंडिया एम्स टू इंस्टॉल नंबर वन 500 गीगावाट ऑफ जनरेटिंग कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। It is estimated that achieving 450 gigawatt of renewable energy by 2030 will require an additional rupees 16.8 lakh crore investment. इंडिया के जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 2030 तक के लिए है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट है वो 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जनरेट करने का टारगेट रखा हुआ है। बट ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अगर जनरेट करनी है 2030 तक तो इसके लिए एडिशनल कॉस्ट 16.8 लाख करोड़ का यहाँ पर रिक्वायर होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। नंबर 5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी एज पर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट विल नीड रुपीज 8 लाख करोड़। सेकेंड टारगेट जो इंडिया का है वो 5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अकॉर्डिंग इंडिया अगर इस टारगेट को अचीव करना चाहता है तो उसके लिए अबाउट 8 लाख करोड़ रुपीज़ की नीड होगी। नंबर 3, डिफरेंशिएटेड लेवल्स ऑफ पेनिट्रेशन फॉर वेरियस इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी। कंज्यूमर्स विल ऑल्सो नीड टू स्पेंड अराउंड रुपीज 60 लाख करोड़ फॉर परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल टू अचीव द विजन। इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नंबर को इंक्रीज करने के लिए टारगेट रखा हुआ है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो भी टारगेट है 2030 तक का उसको अगर अचीव करना है तो उसके लिए अबाउट कंज्यूमर को 16 लाख करोड़ रुपीज़ का परचेजिंग करना होगा। लॉन्ग टर्म टारगेट, अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रिवील अ ग्रेटर रिक्वायरमेंट रुपीज 850 लाख करोड़ इन इन्वेस्टमेंट बिटवीन 2020 एंड 2070 टू अचीव नेट जीरो एमिशंस। लॉन्ग टर्म टारगेट के रूप में इंडिया ने 2070 तक जीरो एमिशन का टारगेट रखा हुआ है। जीरो एमिशन के टारगेट को अगर अचीव करना है तो इंडिया को 2020 से 2070 इट मीन्स इन 50 ईयर्स में अबाउट 850 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। आर डेवलपिंग कंट्रीज मोर एट रिस्क? क्या डेवलपिंग कंट्रीज सबसे ज़्यादा रिस्क फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से? Economically developing countries are among the most vulnerable to climate change effects. This is because of geographical factors and because their economies rely more on sectors like agriculture, which are particularly sensitive to climate change. इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को फेस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनके अंदर उन कंट्रीज के अंदर उन कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर रिलाई करती है और एग्रीकल्चर सेक्टर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट काफ़ी सेंसिटिव होता है। दूसरा, कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कंट्रीज क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज हैव लिमिटेड फाइनेंशियल एंड स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लिमिटेड फाइनेंशियल एंड स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। इस वजह से भी इन कंट्रीज को सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज इफेक्ट फेस करने होते हैं। दीज ऑल्सो हैव मोर लिमिटेड कैपेसिटी टू एडॉप्ट अ चेंजिंग क्लाइमेट एंड और रिकवर फ्रॉम द रिजल्टिंग डैमेज। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्लाइमेट चेंज को एडप्ट करने के लिए, कैपेसिटीज बिल्ड करने के लिए इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं और इन कंट्रीज के अंदर अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से डैमेज हो जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए रिसोर्सेज इनके पास लिमिटेड होते हैं। Despite being among the most vulnerable, developing countries have contributed relatively little to the cumulative emissions that cause climate change. क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये क्यूमुलेटिव एमिशंस की वजह से हो रहा है और इन एमिशंस में डेवलपिंग कंट्रीज का जो रोल है, कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ही कम है, रिलेटिवली लिटिल कंट्रीब्यूशन है।
जबकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सबसे ज़्यादा रिस्क फेस कर रहे हैं वो डेवलपिंग कंट्री फेस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, डेवलपिंग कंट्री अकाउंट फॉर 50 डेवलप्ड कंट्रीज अकाउंट फॉर 57% ऑफ क्यूमुलेटिव ग्लोबल एमिशन सिंस 1850, डिस्पाइट होस्टिंग स्मॉलर पॉपुलेशन देन द डेवलपिंग वर्ल्ड। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की एक असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट के अंडर ये मेंशन किया गया था कि ओवरऑल एमिशंस में जो ग्लोबली एमिशन हो रहा है उसमें 57% जो पार्टिसिपेशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज का है। और ये जो डाटा है ये 1850 से लेकर अब तक का ये डाटा है। और जबकि इन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो डेवलपिंग वर्ल्ड के कंपेयर में बहुत ही कम पॉपुलेशन है। बात अगर एमिशन की जाए तो इनका एमिशन में पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स 57% एमिशन के लिए ये डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो फेस कॉम्पिटिंग डेवलपमेंटल नीड्स विच अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू टेक क्लाइमेट एक्शन बाय देमसेल्फ। डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपमेंटल नीड्स के साथ कॉम्पीट करना होता है। और जब ये क्लाइमेट चेंज के लिए कोई पॉलिसी या प्रोग्राम मेकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी या प्रोग्राम इनके डेवलपमेंटल नीड की वजह से अफेक्ट होती है। द 2009 कोपेनहेगन अकॉर्ड है डेवलप्ड कंट्रीज commit to providing $100 billion a year in climate finance to developing countries by 2020, later also made applicable through 25। 2009 में जो कोपेनहेगन अकॉर्ड हुआ था उस कोपेनहेगन अकॉर्ड के अंदर ये कमिटमेंट किया गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज को $100 बिलियन पर ईयर डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड कराना होगा 2020 तक। उसके बाद इस टाइम पीरियड को 2025 तक के लिए इंक्रीज कर दिया गया। A new mobilization target for the post 2025 period is on agenda at COP29। अब इस टारगेट को यहाँ पर 25 के बाद टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर COP29 के अंदर इसको बढ़ाया जा सकता है। What should the NCQG quantum be? NCQG quantum क्या है? Determining a new annual climate finance mobilization target called the new collective quantified goal is a top priority। बिकॉज ये जितने भी टारगेट रखे गए हैं एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन टारगेट, यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग नेशंस को कितना ईयरली फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। इसी को न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के नेम से जाना जाता है। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल शुड इंक्लूड फ्लोज दैट आर NCQG के अंदर कुछ फ्लॉज हैं जिनको इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, एक्चुअल डिसबर्सल नॉट जस्ट कमिटमेंट। NCQG के अंदर अगर कोई भी कमिटमेंट किया जाता है तो उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंस का एक्चुअल डिसबर्सल होना चाहिए, सिर्फ कमिटमेंट ही नहीं होना चाहिए। न्यू एंड एडिशनल फाइनेंसिंग इसमें प्रोविजन किए जाने चाहिए। पब्लिक कैपिटल इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट ग्रांट्स एंड प्राइवेट कैपिटल दैट इज मोबिलाइज्ड बाय पब्लिक कैपिटल, ये कुछ प्रोविजंस हैं जो NCQG के अंदर होने चाहिए। An independent high-level expert group constituted by the presidencies of COP26 and COP27 has already determined that developing countries will require around $1 trillion in external finance by 2030। COP26 और 27 की जो प्रेसिडेंसीज हुई थी इनके अंदर हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ने कॉन्स्टिट्यूट किया कि 2030 तक डेवलपिंग कंट्रीज को अबाउट $1 ट्रिलियन तक का यहाँ पर एक्सटर्नल फाइनेंस की रिक्वायर है।